साथियों अपन हर रोज प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज के टॉपिक वाइज वन लाइनर को देख रहे हैं। एक टॉपिक से जितने वन लाइनर बन रहे हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक के वन लाइनर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें 300 से 400 प्लस वन लाइनर वीडियोस हैं। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो वर्ल्ड जियोग्राफी का वैश्विक वायु प्रणाली है, और इससे रिलेटेड जितने सवाल बन रहे, चाहे 100 बने 200 बने, उन सभी को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें से एक भी सवाल आपकी परीक्षा में बाहर नहीं रहने वाला है। सरल से लेकर कठिन सवाल को ऐड किया गया है, तो अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायुदाब। नेक्स्ट है, वायुदाब का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑटो वन ग्यूरिक ने। नेक्स्ट है, वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो वायुदाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है बैरोमीटर। कई बार सवाल पूछा गया है, लगभग हर सवाल ये है बार बार रिपीट होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु का औसत भार कितना होता है? तो औसत भार होता है 1034 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या फिर 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो ये होता है 76 सेंटीमीटर, या फिर 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब घटता रहता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने का तथ्य सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया था पास्कल ने। नेक्स्ट है, तापमान और वायुदाब के बीच कैसा संबंध होता है? तापमान और वायुदाब के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में कैसी होती है? जो आर्द्र वायु होती है वो शुष्क वायु से थोड़ी हल्की होती है। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या फिर वन लाइनर पीडीएफ चाहिए तो हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पर कैसी स्थिति बनती है? तो निम्न वायुदाब की स्थिति बनी रहती है। वायुदाब पेटियों का क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वायुदाब कटिबंध। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल कितने वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं? तो कुल 7 कटिबंध पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हमारी इस मैराथन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, और इंडियन हिस्ट्री के तो एक एक टॉपिक को पढ़ के जाएगा, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं रहने वाला है। 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा के पास कौन सी वायुदाब पेटी होती है? तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी। नेक्स्ट है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में कौन सी पेटी पाई जाती है? तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी। 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच अक्षांश है, उनमें पाई जाने वाली पेटी का नाम क्या है? तो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ध्रुवों पर किस प्रकार की वायुदाब पेटी बनती है? तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार कहाँ तक है? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट है, शांत पेटी या डोलट्रम किसे कहा जाता है? तो शांत पेटी या फिर डोलट्रम कहा जाता है विषुवतीय निम्न दाब पेटी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण किस कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु के अवतरण से उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है। घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य अक्षांशों के मध्य स्थित उच्च वायुदाब कटिबंध को घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में जहाज़ों से घोड़े समुद्र में क्यों फेंक दिए जाते थे? क्योंकि वायुमंडलीय शांत होने के कारण, वायुमंडल शांत होने के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे और भार होता था, इसी कारण घोड़ों को फेंक दिया जाता था, और इसी कारण इसको घोड़ा अक्षांश भी कहा गया है, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट है, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटियों का विस्तार क्या है? तो उपध्रुवीय निम्नदाब पेटियों का विस्तार है दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ किस प्रकार की पेटियाँ हैं? तो ध्रुवीय उच्च दाब जो पेटियाँ है वो तापजन्य पेटियाँ हैं। पवन किसे कहते हैं? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली गतिशील वायु को पवन कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली गतिशील वायु होती है, उसको पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब प्रवणता बल किसे कहते हैं? तो दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को कहते हैं दाब प्रवणता बल। समदाब रेखा किसे कहा जाता है? तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समदाब रेखा। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल का मुख्य कारण क्या है? तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो कोरियोलिस बल का मुख्य कारण होता है। कोरियोलिस बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो इस बल का यानी कोरियोलिस बल का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर 0 तथा ध्रुवों पर बहुत ही ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। फेरेल का नियम क्या है? तो जो फेरेल का नियम है वो है, कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और इसी को फेरेल का नियम कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या कार्य है? ये पवन को समदाब रेखाओं के लगभग समानांतर वक्र पथ पर बनाए रखती है, अभिकेंद्रीय त्वरण। नेक्स्ट है,
वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं प्रचलित, स्थायी, सनातनी या भूमंडलीय पवनें, जो वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें किस श्रेणी की पवनें हैं? तो ये है भूमंडलीय पवनें या फिर प्रचलित पवनें। नेक्स्ट है मानसूनी पवनें, स्थिल समीर, समुद्र समीर तथा मानसूनी पवनें, स्थल समीर, समुद्र समीर तथा पर्वत घाटी समीर किस प्रकार की पवनें हैं? तो ये मौसमी या सामयिक पवनें हैं। नेक्स्ट है चिनूक, फान और लू किस श्रेणी की पवनें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया है। चिनूक, फान और लू ये स्थायी पवनें हैं और ये तीनों गर्म पवनें हैं, ये ध्यान रखिए, गर्म हवाएं हैं। नेक्स्ट है बोरा, मिस्ट्रल और पपेरा किस प्रकार की पवनें हैं? तो ये स्थानीय पवनें हैं लेकिन ये ठंडी हवाएं हैं। जो बोरा, मिस्ट्रल और पेम्पेरा जो है ये ठंडी हवाएं हैं, और जो चिनूक, फान को जैसा कि अपन ऊपर देखा वो गर्म हवाएं हैं। चिनूक बार बार सवाल पूछा जाता है। व्यापारिक पवनें किन वायुदाब कटिबंधों के बीच बहती हैं? तो जो व्यापारिक पवनें होती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का प्रवाह किस रूप में होता है? तो ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इनको किस नाम से, अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो इनको ट्रेंड, विंडसन या फिर सनमार्गी पवनें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पवनें को अन्य नाम में ट्रेंड, विंड्स भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव से किस दिशा में प्रवाहित होते हैं? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट है पछुआ पवनें किन अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य, इनके बीच पछुआ पवनें हैं वो प्रवाहित होती हैं। पछुआ पवनों की मुख्य प्रवाह दिशा क्या होती है? तो ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है सिराको किस प्रकार की हवा है? तो सिराको जो है एक गर्म स्थानीय पवन है। सिराको। हरमट्टन किस श्रेणी की पवन है? तो जो हरमट्टन है ये भी गर्म स्थानीय पवन है। लू किस प्रकार की हवा है? तो लू भी गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। जो गर्म हवा और ठंडी हवाएं हैं इनका सवाल कई बार पूछा जाता है, तो उनको ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। लू, हरमट्टन, चिनाको जो है ये गर्म हवाएं हैं। चिनूक पवन का दूसरा नाम क्या है? तो चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है, स्नो ईटर। ध्यान रखिएगा, चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन कहा जाता है। चिनूक एक प्रकार की गर्म हवा है। फान पवन जो है वो किस प्रकार की पवन है? तो जो फान है वो गर्म है। बोरा किस प्रकार की पवन है? जो बोरा है वो एक ठंडी है। ध्यान रखिएगा, ठंडी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है मिस्ट्रल पवन किस श्रेणी की पवन है? तो ये ठंडी स्थानीय पवन है। पंपेरा पवन किस प्रकार की हवा है? तो जो पेम्पेरा है ये भी ठंडी स्थानीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें तीव्र गति से क्यों चलती हैं? क्योंकि स्थल की कमी और समुद्र की अधिकता के कारण घर्षण कम होने से दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट है गरजती चालीसा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवनें को गरजती चालीसा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रचंड पचासा। नेक्स्ट है चीकता साठा किस अक्षांश से संबंधित है? तो जो चीकता साठा है वो साठा है, ये 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है। तो गरजती चालीसा और दक्षिण अक्षांश पर 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्रचंड पचासा, और चीकता साठा है वो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। नेक्स्ट है ध्रुवीय पवनें स्वभाव में कैसी होती हैं? तो ध्रुवीय पवनें अत्यंत ठंडी और बर्फीली होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में किन पवनों का योगदान होता है? तो इनमें पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों का योगदान होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। कई बार पूछा जाता है, तो मौसिम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, और मौसिम जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। नेक्स्ट है ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मानसूनी पवनों की उत्पत्ति किन रेखाओं के बीच होती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। मानसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? भूमि एवं जल का अलग अलग गर्म होना, ITCZ का विस्थापन तथा पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो मानसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। समुद्र समीर कब और किस दिशा में चलती है? तो दिन में समुद्र से स्थूल की ओर। जो समुद्र समीर होती है ये समुद्र से स्तर की ओर चलती है और ये दिन में चलती है। नेक्स्ट है स्थल समीर चलने का मुख्य कारण क्या है? तो रात्रि में जो स्थल होते हैं वो अधिक ठंडे हो जाते हैं, इसलिए स्थल समीर चलती है। नेक्स्ट है
घाटी समीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घाटी समीर को एनोबैटिक समीर के नाम से भी जाना जाता है, एनोबैटिक समीर। घाटी समीर कब चलती हैं? तो ये दिन के समय। मैंने एक एक सवाल को ऐड किया है ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, चाहे कठिन सवाल हो, कठिन पेपर हो या फिर इजी पेपर, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम। पर्वत समीर को क्या कहा जाता है? तो पर्वत समीर को कहते हैं कैटाबैटिक पवन। पर्वत समीर को कहते हैं कैटाबैटिक पवन। पर्वत समीर कब चलती हैं? तो ये रात्रि में चलती हैं। कैटाबैटिक पवन किस दिशा में बहती हैं? तो पर्वत की ढलान से नीचे की ओर। नेक्स्ट है समुद्र समीर और स्थल समीर किस श्रेणी की पवनें हैं? तो ये स्थानीय वायु तंत्र की पवनें हैं। मानसूनी पवनें किस प्रकार की पवनें मानी जाती हैं? तो मानसूनी पवनें जो है ये एक मौसमी पवनें हैं। पछुआ पवनें मुख्यतः किस दिशा में बहती हैं? तो जो पछुआ पवनें होती हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा में, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। किस पवन को हिम भक्षिणी कहा जाता है? जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था, चिनूक पवन को, जो एक गर्म हवा है, इसको हिम भक्षिणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चिनूक पवन किस पर्वत के ढालों पर जमी बर्फ को पिघला देती है? तो जो चिनूक पवन है, जो गर्म हवा है, इसके कारण रॉकी पर्वत पर जो बर्फ होती है उसको भी पिघला दिया जाता है। आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन कौन सी है? तो आल्पस पर्वत पर चलती है, वो है फान पवन। नेक्स्ट है अंगूर की फसल पकाने में सहायक पवन कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो अंगूर की फसल पकाने में सहायक है फान पवन, जो एक प्रकार की गर्म हवा है। नेक्स्ट है रक्त वर्षा का मुख्य कारण कौन सी पवन है? तो रक्त वर्षा का मुख्य कारण है सिराको पवन। नेक्स्ट है सिराको पवन किस मरुस्थल की लाल रेत को साथ लाती है, इसलिए इसको रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये सहारा मरुस्थल से लेकर आती है। नेक्स्ट है सहारा क्षेत्र में चलने वाली किस पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है? तो डॉक्टर हवा कहा जाता है हरमटन पवन को। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है डॉक्टर हवा, हरमटन पवन को, जो सहारा क्षेत्र में चलती। नेक्स्ट है हरमटन पवन किस तट के आर्द्र मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है? तो ये गिनी तट को। उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली ताप लहरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लू, जो वर्तमान में चल रही है। उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली ताप लहरी को कहते हैं लू। ये एक प्रकार की गर्म हवा होती है और ये बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक और डेंजरस होती है। 120 दिन की हवा किस पवन को कहा जाता है? तो 120 दिन की हवा कहा जाता है सिस्तान पवन को। सिस्तान पवन किन देशों में चलती है? तो ये सिस्तान जो पवन है इराक और ईरान में चलती है। नेक्स्ट है सिराको पवन को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो सिराको कहा जाता है खमसिन। ये कई बार सवाल पूछा गया है। सिराको पवन को लीबिया में किस नाम से जाना जाता है? तो लीबिया में इसको कहते हैं गिबली। न्यूजीलैंड गर्म पवन को क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड में कहते हैं नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की गर्म पवन का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का नाम है ब्रिक फिल्डर। नेक्स्ट है ट्यूनेशिया में चलने वाली सिराको श्रेणी की पवन कौन सी है? तो ये है चिली। नेक्स्ट मोरक्को में सिराको श्रेणी की पवन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिस्टी। कैलिफोर्निया की गर्म पवन कौन सी है? तो सेंट एना। जापान की गर्म पवन का नाम क्या है? तो ये नाम है योमा। साथियों मैराथन वीडियो को जरूर देखिए जाइएगा, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन हिस्ट्री का एक एक टॉपिक को जरूर देखिएगा और इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक को भी अपन रोज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इटली में एड्रियाटिक सागर तट पर चलने वाली अत्यंत ठंडी हवा कौन सी है? तो वो है बोरा पवन। कनाडा और ग्रीनलैंड में चलने वाली बर्फीली तूफानी हवा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बिलजट या हिम झंझावत। नेक्स्ट है बिलजट को रूस और साइबेरिया क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं पूर्गा और बुरान। रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ठंडी पवन कौन सी है? तो यह है मिस्ट्रल पवन। अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में चलने वाली ठंडी ध्रुवीय पवन कौन सी है? तो यह है पेम्पेरो। मैक्सिको के तट पर चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पापागायो। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय पवन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं नार्डन या फिर नार्टे। पोनंत किस क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पश्चिमी हवा है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलती है पोनंत। स्थानीय पवनों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? जो स्थानीय पवनें होती हैं ये उष्ण, शीतल, बर्फीली या धूलभरी हो सकती है तथा स्थानीय ऊंचावास से प्रभावित होती है। जेट स्ट्रीम का प्रवाह सामान्यतः किस दिशा में होता है? तो जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह है ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। जेट धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो तापमान अंतर एवं वायुदाब प्रवणता। नेक्स्ट है सामान्यतः जेट स्ट्रीम की गति कितनी होती है? तो जेट स्ट्रीम की गति होती है 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो ये 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। भारत में दिसंबर से फरवरी के दौरान पश्चिमी विभोग से आने के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी हैं? तो यह है जेट पवनें। नेक्स्ट है समताप मंडल की निचली परतों में शरद ऋतु में प्रवाहित होने वाली जेट स्ट्रीम कौन सी है? तो ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट है
पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम केवल किस गोलार्ध में उत्पन्न होती है? तो ये केवल उत्तरी गोलार्ध में। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी जेट पवनें उत्तरदायी मानी जाती हैं? तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी है वो है पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय वात्रागृह जेट स्ट्रीम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं रॉस्बी तरंग। मैंने एक इंपोर्टेंट को ऐड किया है ताकि परीक्षा में आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। आप इंडियन हिस्ट्री के तो प्रत्येक टॉपिक को देखें, उसमें 300 से 400 सवाल प्रत्येक टॉपिक के अपलोड कर रखे हैं। ध्रुवीय वात्रागृह जेट स्ट्रीम का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य होता है? तो ये होता है 30 डिग्री से 73 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। जेट स्ट्रीम मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जेट स्ट्रीम मुख्यतः पाई जाती है सौरमंडल की ऊपरी सीमा के पास में। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मौसम परिवर्तन एवं चक्रवातों को प्रभावित करती है। पश्चिमी विभोक्ष भारत में मुख्यतः किस ऋतु में वर्षा लाते हैं? तो ये पश्चिमी विभोक्ष मुख्यतः होता है शीत ऋतु में, दिसंबर और जनवरी के आसपास में। नेक्स्ट जेट पवनों का प्रभाव सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। रॉस्बी तरंग का संबंध किस प्रकार के जेट स्ट्रीम से है? तो ध्रुवीय वात्रागृह जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जापानी मौसम वैज्ञानिक थे वासाबुरो ओइशी को। ध्यान रखिएगा, वासाबुरो ओइशी, इनको जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय जाता है। जेट स्ट्रीम के कारण वायुयान यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उड़ान की गति और समय इससे प्रभावित होता है। साथियों, ये थे वैश्विक वायु प्रणाली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 115 क्वेश्चंस। और आपको और भी अन्य टॉपिक के देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और प्रेप मार्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।